तो यूनिट सेकंड, चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिडक्शन अकर्स एट, 4 ऑप्शंस, एनोड, कैथोड, या दोनों इलेक्ट्रोड्स पे होती है, या सॉल्ट ब्रिज पे होती है? किस पे होती है? ओके। हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, 2 पोर्शन है, 2 हाफ सेल रहते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। लेफ्ट साइड पे कौन होता है? लेफ्ट पे कौन होता है? एनोड। राइट पे कौन होता है? कैथोड। और ये दोनों किससे कनेक्टेड होते हैं? सॉल्ट ब्रिज। दिस इज सॉल्ट ब्रिज। ओके। एनोड कौन सा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? एनोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड कैथोड इज पॉजिटिव। एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन। फिर क्वेश्चन आता है फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? पहले तो इट कंप्लीट्स इलेक्ट्रिकल सर्किट, और दूसरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हमें इतनी जानकारी है, होता क्या है, किसका कनेक्शन कहां पे रहता है, बाय कन्वेंशन लेफ्ट पे हमेशा एनोड होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, राइट साइड पे कैथोड होगा। अब इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू आ जाए, जो आपके पास सही जानकारी है, आप उसको अप्लाई करेंगे। ध्यान ये देना है, क्वेश्चन के अंदर इज लिखा है या इज नॉट लिखा है। ऐसा नहीं है कि जहां एनोड देखा वहां धड़ल्ले से आपने ऑक्सीडेशन कर दिया। राइट और रॉन्ग जो भी हमारे पास स्टेटमेंट होगी उसको ध्यान से पढ़िए। अब वो ये नहीं पूछेगा इसमें से कौन सही है, 4 स्टेटमेंट्स देके वो पूछ सकता है इसमें कौन सी गलत है। तो बस ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है, और किस तरीके से वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करता है, मेंटेन करता है। ज्यादा डिटेल के लिए आप अपने नोट्स देख सकते हैं, या इसी चैप्टर का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला इंडिपेंडेंट वीडियो देख सकते हैं। अब दूसरी बात, इलेक्ट्रोकेमिकल का ऑपोजिट कौन सा सेल होता है जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हमारे पास जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये मैंने प्योर लिया है, ठीक है, इसको मैंने लिक्विड फॉर्म में लिया, मोल्टन फॉर्म के अंदर, ये बना Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। मैंने सोडियम क्लोराइड मोल्टन लिया है, पानी में डिसॉल्व नहीं लिया है। दोनों की अलग अलग इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। मैं यहां आपको सिर्फ ये बताऊंगी, दोनों जो सेल्स को जब हम कंपेयर करते हैं, किसका कौन सा एनोड कैथोड कैसे ध्यान रखना है। अब ये बना केटायन और ये बना एनायन। इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर याद रखना, जिस इलेक्ट्रोड की तरफ केटायन जाएगा वो कौन होगा? कैथोड। और जिसकी तरफ एनायन जाएगा वो कौन होगा? एनोड। ओके, ये रहा मेरे पास कैथोड। तो कैथोड वो है जिसकी तरफ केटायन आएगा, मतलब Na पॉजिटिव, मींस इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? एनोड। एनोड वो है जिसकी तरफ एनायन आएगा, मतलब Cl नेगेटिव, मींस इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बिल्कुल ऑपोजिट इसके एनोड और कैथोड के चार्जेस होते हैं, सिर्फ चार्जेस ऑपोजिट होते हैं। अगली बात देखिए, Na पॉजिटिव, यहां आकर ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और बन जाएगा सोडियम सॉलिड। सोडियम डिपॉजिट हो गया। कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? वेरी गुड, यहां पे हो रही है रिडक्शन। यहां आ जाते हैं, Cl नेगेटिव क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन लूज करके उसके बाद 2 क्लोरीन्स आपस में कंबाइन करती हैं और क्या बन जाती है? क्लोरीन गैस। कौन सा प्रोसेस हुआ? वेरी गुड, यहां पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। अब बताइए ऑक्सीडेशन किस पे हो रही है? आवाज नहीं आ रही मुझे। रिडक्शन किस पे हो रही है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी सेम था। तो ध्यान रखना है
चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक प्लेस एट एनोड, रिडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कैथोड। दोनों सेल्स में फिर डिफरेंस क्या है? सिर्फ उनके चार्जेस के। एनोड वो होगा जिसके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि उसकी तरफ किसने जाना है? एनायन ने। कैथोड वो होगा जिसकी तरफ कैटायन जाएगा तो उसके अपने ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। क्लियर बात? दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेम होगी। अब कंपल्शन तो है नहीं कि पेपर में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एनोड कैथोड की बात होगी। इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इलेक्ट्रोकेमिकल है या इलेक्ट्रोलिटिक है, सेम कंडीशंस रहेंगी। एनोड पे ही ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे ही रिडक्शन होती है। हाँ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर सॉल्ट ब्रिज नहीं होता। अब क्या क्या स्टेटमेंट्स वो दे सकते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर सॉल्ट ब्रिज नहीं होता जब आप डिफरेंसेस लिखते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से देखो कितने सारे एमसीक्यू निकल के आते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी फेराडेज आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ MnO4 टू Mn2 पॉजिटिव। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको बहुत लंबी इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं। जो आपको लेफ्ट पे दिया है MnO4 नेगेटिव, दिस इज 1 मोल, इससे हमें क्या बनाना है? Mn2 पॉजिटिव। अकाउंट फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट। बताओ मैंगनीज के ऊपर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट? ये रहा MnO4, नेट चार्ज -1। इसको सॉल्व करें, दिस इज -2, दिस इज x। x प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -1, x -8 इक्वल टू -1 और x क्या हो जाएगा? +7। कोई भी आए इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो यहां पे हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट इज +7 और यहां क्या है? +2। ओके, +7 से हो रहा है +2, कैसे? कितने इलेक्ट्रॉन इसने लिए? 5। इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो ये इक्वेशन बनी MnO4 नेगेटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या बन जाएगा? 2 पॉजिटिव। ये रहा 1 मोल। यहां कितने यूज हुए? n मोल्स। n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब NF कितना आ गया? चार्ज। n इंटू 96500 मतलब 5 इंटू 5 फेराडेज आ गए। ठीक है, तो टोटल उसने आपसे पूछा था हाउ मेनी फेराडेज, तो कितने आ गए? 5 फेराडेज। और वैसे कोई न्यूमेरिकल आ जाता है चार्ज कैलकुलेट करने को, तो आप फेराडे की वैल्यू उसमें एंटर करके पूरा चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे 5 से मल्टीप्लाई करके। क्लियर? इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, MnO4 का आ जाए या एल्यूमिनियम से आ जाए या कॉपर का आ जाए, आपने सिर्फ ये देखना है कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है। दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ n। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, असर्शन थी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड ग्राफिकली बाय ग्राफ बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड अंडर रूट कंसेंट्रेशन। जिस वक्त हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस, वाई एक्सिस के ऊपर आती है हमारे पास मोलर कंडक्टेंस और इधर क्या होती है? अंडर रूट सी। इधर लैम्डा एम, इधर अंडर रूट सी। मतलब दोनों के लिए जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो इन दोनों के बीच में ड्रॉ होता है। क्लियर? अब इसमें वो क्या बोल रहा है? कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम इस तरीके से दोनों को ड्रॉ करके कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये सही है कि गलत है? इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आंसर आपसे ही निकलवाऊंगी मैं,
ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का और इधर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट करूंगी। स्ट्रॉन्ग के लिए हमारी लाइंस ऐसे आती थी, इफ यू रिमेंबर। इन लाइंस को हम एक्स्ट्रापोलेट करके यहां टच करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी, लेट इट बी, ये है हमारे पास KCl की, दिस इज फॉर HCl। तो ये रही लैम्डा नॉट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl, लैम्डा नॉट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है और इसको एक्स्ट्रापोलेशन के साथ आप इन्फिनिटी के ऊपर वैल्यू निकाल सकते हैं। व्हाट अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेट इट बी एसिटिक एसिड। तो ये ग्राफ इस तरीके से जाता है, ऐसे जाता था, ठीक है। जगह जगह पे जो भी हमने वैल्यूज ली हैं, इसमें भी हम 3-4 वैल्यूज लेंगे, स्ट्रेट लाइन में ये लोग जुड़ जाएंगे और फिर हम इसकी एक्स्ट्रापोलेशन करके आंसर लिख लेते हैं। एक कंडीशन ऐसी आती है, ये इसके पैरेलल हो जाता है। अब आप इसको कितना भी एक्स्ट्रापोलेट कर लो, द ग्राफ विल बिकम पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ये कभी भी इस लाइन के ऊपर नहीं जुड़ेगा। तो इस केस में लैम्डा नॉट m आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आप मोलर कंडक्टिविटी और अंडररूट कंसंट्रेशन के साथ ग्राफ ड्रॉ करके उसकी इंफिनिटी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब क्या करें? स्ट्रॉन्ग के लिए तो हमने वैल्यूज निकाल ली, बट हमें तो वीक की भी चाहिए, हमें एसिटिक एसिड की वैल्यू भी चाहिए, हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू भी चाहिए। उसके लिए कौन सा लॉ लगाते हैं? कोलरोशिस लॉ। कोलरोशिस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। उसको यूज ही इसके लिए किया गया था कि जिन इलेक्ट्रोलाइट्स की हमें इंफिनिटी की वैल्यू नहीं मिल रही है, हम उनकी वैल्यू भी निकालें कि गिवन कंसंट्रेशंस पे तो ये वैल्यू आ रही है, लेकिन अगर हम उसको इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर देते हैं तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है। अब आपके माइंड में आए, हो सकता है यहां पहुंच के लाइन इधर को चली जाए, नहीं जा सकती। अगर चली गई फिर तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो गया, ये वीक है, 100% आयोनाइज नहीं करेगा, इसीलिए उसके पैरेलल हो जाता है वाई एक्सिस के साथ। इसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन दैट मे बी 97, 99.2, 99.4, बट इट विल नेवर बी 100%। 100% किन की आएगी? स्ट्रॉन्ग वालों। तो असर्शन क्या है फिर? सही है, असर्शन इज करेक्ट कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की आप लैम्डा इंफिनिटी की वैल्यू इस ग्राफ के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर सेकंड में वो क्या बोल रहा है कि उनको हम कहां से कैलकुलेट करते हैं? द मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ कोलरोशिस लॉ। बिल्कुल सही है, और ऊपर वाली लाइन को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्लियर? ये ऑलमोस्ट सभी का ठीक था क्वेश्चन। अब इसमें कोलरोशिस लॉ का भी क्वेश्चन है, ठीक है। उस केस में सिंपल चीज, हमारे पास कोई भी लैम्डा नॉट वैल्यू का सॉल्ट है, जिस वक्त इनफाइनाइट डाइल्यूशन होती है, ऑल द आयंस दे मूव इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर आयन इन द सॉल्यूशन। उनकी माइग्रेशन टोटली इंडिपेंडेंट होती है प्रेजेंस ऑफ अदर आयंस। सिर्फ डेफिनेशन लिखी, उसने बोला इसको एक्सप्लेन करो। तो इन जनरल कोलरोशिस लॉ लैम्डा नॉट m या इंफिनिटी किसी भी कंपाउंड की, लेट इट बी ए बी, जनरली इट विल बी इक्वल टू लैम्डा नॉट m a पॉजिटिव, लैम्डा नॉट m b नेगेटिव। अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड की वैल्यू है तो उसको आप Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की वैल्यू, अगर आपको कहीं से इन दोनों की अलग अलग वैल्यूज भी मिल जाएं, उनको टोटल करो तो वो किसके बराबर आ जाएगी? NaCl के बराबर। तो किसी भी आयन की, मतलब ये हुआ, अगर मुझे लैम्डा नॉट CH3COOH का पता करना है, मैं डायरेक्ट तो पता कर नहीं सकती, लेकिन अगर मुझे कहीं से ये पता चल जाए कि COO नेगेटिव
इसकी वैल्यू कितनी है और लैम्डा नॉट H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है। तो मैं यहां से CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव दोनों को ऐड करूंगी तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, CH3COOH। अब मेरे को इस तरीके के कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए जहां से मुझे एक ये वाला आयन मिल जाए और एक H पॉजिटिव मिल जाए। ठीक है, कौन कौन से कंपाउंड्स हम ले सकते हैं बताइए। एक तो मैं ले लूंगी CH3COONA, सोडियम एसीटेट, इट्स अ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। इसकी कोई ना कोई वैल्यू गिवन होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है, ओके, तो लेट्स सी, हमारे पास सोडियम एसीटेट की वैल्यू गिवन है, दिस इज 91 साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फिर लैम्डा नॉट HCl की वैल्यू है 425.9 सेम यूनिट्स एंड लैम्डा नॉट NaCl की वैल्यू इज गिवन 126.4। अब देखिए, ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, मुझे इनको यूज करके एसिटिक एसिड की वैल्यू निकालनी है, यहीं से दिखाई दे रहा है। अब ये जो लैम्डा नॉट CH3COONA किसके बराबर होगा, लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव। दूसरा हमारे पास लैम्डा नॉट HCl किसके बराबर होगा, लैम्डा नॉट H पॉजिटिव लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। थर्ड इज NaCl, इट विल बी इक्वल टू Na पॉजिटिव लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। मुझे ये और ये एसीटेट और H पॉजिटिव प्लस में चाहिए, इनको प्लस करूंगी तो सोडियम क्लोराइड भी प्लस में आ जाएगा, तो मेरे पास NaCl की वैल्यू है वो इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो दिस इज इक्वेशन 1, इसको ओपन करके लिख लिया, सेकंड और थर्ड। करना क्या है, इक्वेशन 1 + 2 उसमें से माइनस कर दीजिए थर्ड। चलो ऐड करते हैं इनको, लैम्डा नॉट CH3COONA प्लस लैम्डा नॉट HCl माइनस लैम्डा नॉट NaCl। परली साइड चलें, ये आया लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव माइनस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव माइनस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। कट रहा है कुछ, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव। सोडियम एसीटेट की वैल्यू 91 प्लस 425 माइनस 126.4 और इधर क्या आ गया, लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव। इन दोनों को ऐड किया और माइनस करा इसमें से, वी विल गेट 391.5 साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एसिटिक एसिड CH3COOH और लैम्डा नॉट CH3COOH किसके बराबर आ गया, 391.5 साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दिस इज कॉल्ड रॉशेस लॉ। आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कहां से, स्ट्रॉन्ग। जब भी इस तरह का कोई न्यूमेरिकल भी आता है हमारे पास तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है, पहले तो ये देखो आपको रिक्वायर्ड क्या है, ये चीज कहां से आएगी। इसको तोड़ के देखा तो एक एनाइन चाहिए और एक केटाइन चाहिए। अब जो चीजें आपको गिवन है उनमें से CH3COO नेगेटिव यहां से आएगा, H पॉजिटिव यहां से आएगा, तो पॉजिटिवली ये दोनों ऐड हो जाएंगी, ये ऐड होंगी तो ये दोनों भी ऐड होंगी, तो थर्ड वाली इक्वेशन हमेशा माइनस वाली ही होगी। समटाइम्स आपको किसी एक पर्टिकुलर आयन की वैल्यू निकालने को कहा गया होगा तो उसमें आपको दूसरे वाले की फुल वैल्यू गिवन होगी। था ना एक लिथियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट वाला, तो सिंपल से है एप्लीकेशन इसकी, अलग अलग आयन्स की वैल्यू को यूज करेंगे। क्लियर होगी बात। अब
दो चीजों को वो कनेक्ट करके असर्शन का क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। आप उसको तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको एक्चुअल चीज का पता हो। अब जो हमने वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बीच में ग्राफ बनाया वो किसके बीच में बनता है? अगर बाय चांस आपको कहीं भी आ जाए कंसंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर, तो आपको लगेगा यही तो होता है। चीजों को ध्यान से पढ़ें। जो भी ग्राफ आपके पास आते हैं, एक्स एक्सिस पे कौन है, वाई एक्सिस पे कौन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर फ्यूल सेल्स? क्या होते हैं फ्यूल सेल्स? दीज आर टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल्स इन विच एनर्जी ऑफ energy of fuels is directly converted into electrical energy. Most common example, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। कहां यूज हुआ था ये? अपोलो स्पेसक्राफ्ट में, थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने। ठीक है, तो अब ये एक नंबर का क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा उसने क्या पूछा है? एडवांटेजेस। क्या क्या आएगा एडवांटेज में? एक तो इसकी एफिशिएंसी, इट इज हाईली एफिशिएंट अप टू 70%। दूसरा, इट इज पॉल्यूशन फ्री, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं? वाटर। बाय प्रोडक्ट इज वाटर। जब तक इसमें फ्यूल की एंट्री होती रहेगी, फीडिंग होती रहेगी, ये सेल कॉन्टिन्यूअसली काम करता जाएगा। तो तीसरी इसकी एप्लीकेशन, कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम ड्राई सेल की बात करें, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हो जाता है? सेल डाउन हो गया। ऐसे ही होता है। हमारे मोबाइल की बैटरीज हैं, चार्जेबल है ना, ये चार्जेबल बैटरी है, डाउन हो जाएगी, फिर आप उसको चार्जिंग पे लगाओ। लेकिन फ्यूल सेल के अंदर चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है। वहां पे आपको क्या चाहिए? एक हाइड्रोजन का फ्यूल का टैंक चाहिए, एक ऑक्सीजन का चाहिए। कॉन्टिन्यूअसली उसको फीड करते जाएंगे, रिएक्शन होती जाएगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज, तभी स्पेसक्राफ्ट में यूज हो रही है। सोचो कितनी ज्यादा एनर्जी निकलती होगी। दूसरा, पॉल्यूशन नहीं है। तो हमने 3 एडवांटेजेस कर ली। आप 2 लिखेंगे, 1 नंबर मिल जाएगा। मार्क्स लेने क्वाइट इजी नाउ। नेक्स्ट, कोलरशिस लॉ भी हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन इज सेड टू बी एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना। व्हाई? क्यों इसको बोलते हैं? बिकॉज आयरन के सरफेस के ऊपर एक तो आयरन प्रेजेंट है, दूसरा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कोई और इंप्योरिटी, दैट सेट अप स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन होगी, विच विल कैरी आउट रिडॉक्स रिएक्शन लाइक अदर गैल्वेनिक सेल्स। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना। उसके बाद आपको कोरोजन का पूरा प्रोसेस लिखना है, नंबर तब मिलेगा। ठीक है, जहां से भी आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा वहां पे भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है, बट आपने शुरू की 2 लाइंस को पढ़ा। अपने नोट्स को पढ़िए, उसमें आपको कंप्लीट बताया गया है। कोरोजन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको सिंपल सा डायग्राम बनाना है। ये हमारे पास आयरन का रफ सरफेस है। सरफेस जितना रफ होगा, रस्टिंग उतनी ही ज्यादा होगी। नाउ दिस इज आयरन, आयरन सॉलिड। आयरन के ऊपर मॉइस्चर के बिना रस्टिंग होगी नहीं, दिट्स अ वाटर ड्रॉपलेट। आयरन सॉलिड स्टेट में लोअर सरफेस के ऊपर जंग नहीं लगता, रस्ट हमेशा ऊपर से स्टार्ट होगा। तो इस जगह के ऊपर क्या रिएक्शन हो रही है? आयरन सॉलिड किसमें चेंज हो रहा है? आयरन 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लूज करती है। ठीक, अब यहां पे कौन सा प्रोसेस हुआ? बोलो, ऑक्सीडेशन। और दूसरी चीज जो इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हो रही होगी, दैट विल बी 4H पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो इधर से आए, फोर इलेक्ट्रॉन्स। क्या बन जाएगा?
2H2O। काम इतना सा ही है। अब आप देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के अंदर हमारे पास एनोड कौन है? आयरन। आयरन ने बना दिया 2 पॉजिटिव बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 क्योंकि हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कैथोड, दिस इज द रिएक्शन जो कैथोड पे हो रही है। कैथोड पे क्या हुआ? 4H पॉजिटिव, ऑक्सीजन है और 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए और क्या बन गया? वाटर। अगली बात, ये H पॉजिटिव कहां से आ गया? फिर हम बताते हैं सोर्स ऑफ H पॉजिटिव। एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। ये रहा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, H2CO3। सेम एसिड प्रेजेंट होता है जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसका जो बर्निंग टेस्ट है एसिडिक, दैट इज ड्यू टू कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड ये ब्रेक करता है 2H पॉजिटिव एंड कार्बोनेट। ये रहे H पॉजिटिव, ये वो H पॉजिटिव जो यहां यूज है। ये सोर्स है, कहां से आए वो H पॉजिटिव। ठीक है, अब ऊपर हमारे पास क्या बन चुका है? Fe2 पॉजिटिव। लेकिन जो रस्ट लगेगा, रस्ट का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3.XH2O। ये तो फेरिक है जिसमें आयरन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, रस्ट का फॉर्मूला बताओ, तो XH2O। आप डिफाइन नहीं कर सकते 10 लगे हैं 20 लगे हैं, एक्सेस ऑफ वाटर इज देयर। अब ये जो Fe2 पॉजिटिव था, हमारे पास वाटर है और ऑक्सीजन है। हाउ दे विल रिएक्ट? ये बन गया Fe2O3 प्लस, इधर कितना पॉजिटिव चार्ज? 4 2 +8। यहां पे वाटर में से ऑक्सीजन्स दे आर यूज्ड अप, 4 और 2 6 हो गए। क्या बचा? H पॉजिटिव। क्योंकि H पॉजिटिव हमें हर स्टेज पे चाहिए रस्ट को कैरी ऑन करने के लिए। रिएक्शन ही क्या है? H पॉजिटिव जो वाटर बनाएगी। और ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ये रिएक्शन सही लिखी या गलत कहां से पता चलेगा? दोनों साइड के चार्जेस को बैलेंस कर लीजिए। तो यहां से आयरन 2 पॉजिटिव की फर्दर ऑक्सीडेशन हुई और अब क्या बन गया? फेरिक ऑक्साइड। अगले स्टेप में क्या होगा? अब ये जो फेरिक ऑक्साइड बना है बहुत सारे वाटर के साथ कंबाइन करेगा और क्या बना देगा? रस्ट। दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्ट। बेसिकली 3 रिएक्शंस हैं। पहली जिसके अंदर एनोड आयरन से बना, आयरन 2 पॉजिटिव, ओके। दूसरा जिसमें बना है वाटर मॉलिक्यूल, ओके। सोर्स ऑफ H पॉजिटिव बता दिया। यहां पे जो Fe2 पॉजिटिव बना, वाटर भी है, ऑक्सीजन भी हमारे पास है, ऑक्सीडेशन हुई और Fe2 पॉजिटिव से अब क्या बन गया? Fe3 पॉजिटिव, फेरिक ऑक्साइड। H पॉजिटिव और रिलीज हुए जो वापस फिर यूज होते जा रहे हैं, इंटरकनेक्टेड ये रिएक्शंस हैं। Fe2O3 और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करेगा और क्या बना देगा? रस्ट। उसके बाद ये रस्ट यहां पे लगता जाएगा। मेटल जो है दैट विल केप्ट ऑन ईटिंग अवे जब तक सारे का सारा आयरन खत्म नहीं हो जाता। तो जब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना इसको बताना है, यू हैव टू राइट इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन। क्लियर? ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल था, क्वाइट इजी। आप लोगों को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल, यू आर गिवन
ई नॉट वैल्यू 1.1 वोल्ट, और आपको बताना है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। ओके, केमिकल रिएक्शन लिखने का कोई है नहीं, आपने लिखना है लिखो, नहीं लिखना है दैट हार्डली मैटर्स। फॉर्मूला क्या लगेगा? डेल्टा जी नॉट किसके बराबर होती है? माइनस एन एफ ई नॉट से। अब यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं? 2, तो माइनस 2 इंटू 96500 इंटू 1.1 कितना आया था सॉल्व करके इसको? 2 2 1 2 आगे 30, यही था 303, इतना ही था। ये आया जाउल पर मोल, आपको इसको कन्वर्ट करना है किलो जाउल, ऐसे आंसर आएगा। कुछ बच्चों ने यहां तक लिख के सीधा इसको लिखा है, आगे यूनिट्स नहीं लिखे। समझ आई बात? इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा दैट इज इन जूल्स, या तो जूल्स तक ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। किलो जाउल में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 1000 से डिवाइड करते हैं। क्लियर? फिर हमारा लास्ट न्यूमेरिकल, it was magnesium oblique magnesium 2 positive, concentration 0.01 molar, salt bridge copper 2 positive, concentration 0.001 molar oblique copper solid। अब आप लोगों को E नॉट सेल गिवन है 4.7 volts at 25 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट EMF ऑफ सेल। ओके, पहले तो देखो यहां पे ऑक्सीडेशन और इधर क्या हो रही है? रिडक्शन। N कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड 2। E सेल किसके बराबर होती है? E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन N लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ कैथोड। अब बताओ एनोड पे कौन है? दिस इज 4.7, 0.059 अपॉन 2, बोलो भाई। एनोड पे मैग्नीशियम, कैथोड पे कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर। 4.7 माइनस 0.059 अपॉन 2, ये आया लॉग ऑफ 0.01 अपॉन 0.001। मैंने इसको सॉल्व करना हो, मैं सिंपल तरीके से ऐसे सॉल्व, अच्छा इसको डिवाइड करो, कितना है? 2 से 0.0295। ओके, ये आया लॉग ऑफ 1 अपॉन 100 इंटू 1000 अपॉन 1। लिख सकती हूं ऐसे, 2 0 कैंसिल, मेरे पास आया 4.7 माइनस 0.0295 लॉग ऑफ 10। लॉग 10 कितना होता है? 1। 4.7 माइनस 0.0295 इंटू 1, 4.7 माइनस 0.0295, तो 4.7 में से 0.0295 लो भाई, माइनस करो। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 2 गए 7, ये आया 6, 4.6705 वोल्ट। दिस इज द आंसर। जो वैल्यूज यहां पे आती हैं गो सिंपल, ठीक है? ज्यादा पीएचडी नहीं करनी, सिंपल डेसिमल हटाओ, बच्चों की तरह सॉल्व करो भाई इसको। स्टेप बढ़ जाएंगे, गलती के चांस उतने ही कम हो जाएंगे, ठीक है? देन गैल्वेनाइजेशन क्या होती है? कोटिंग ऑफ आयरन विथ जिंक in order to prevent it from rusting, that is called galvanization. Coating of iron with zinc, that is called galvanization. ठीक है? Can we store copper sulfate solution in zinc pot? E naught zinc 2 positive oblique zinc minus 0.76, E naught copper 2 positive oblique copper 0.34. This is lower reduction potential, this is higher। जिसका लोअर होता है उसकी क्या होती है?
ऑक्सीडेशन, जिसका हाई है उसकी क्या होती है। तो अगर हमारे पास एक कंटेनर है जो जिंक का बना है और उसके अंदर हम स्टोर कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो जिंक की तो हो गई ऑक्सीडेशन, ये बन गया 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव बन के सोल्यूशन के अंदर जाता जा रहा है, मतलब थोड़ी देर के बाद इस कंटेनर में क्या हो जाएंगे, सुराख हो जाएंगे, परफोरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन क्या बनी, जिंक सॉलिड, कॉपर सल्फेट एक्वस, ये बन गया जिंक 2 पॉजिटिव सोल्यूशन में और कॉपर इज सॉलिडिफाइड। तो ये बन गया, इसको मैं पूरा लिख देती हूं, ये बन जाएगा जिंक सल्फेट एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। तो जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह ले ली। कंटेनर विल बिकम परफोरेटेड। हम नहीं स्टोर कर सकते बिकॉज बीइंग मोर रिएक्टिव ड्यू टू इट्स लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। जो आपको आता है आप उसको लिखें। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से डायग्राम बना के शो कर सकते हैं, करिए, लेकिन वैल्यूज जब तक ये नहीं लिखेंगे आप उस चीज को नहीं बता पाओगे कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। डिस्प्लेस वही करेगा जो खुद इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन होगी तभी तो कॉपर की रिडक्शन होगी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा जाए 2 पार्ट्स में पूछा है, उसको आंसर भी उसी तरीके से कीजिए। और जिस चैप्टर की तैयारी आप लोग कर रहे हैं थॉरली पढ़िए, डोंट फॉलो 333 JMD, वो आपके लिए नहीं है। गो थ्रू योर नोट्स, अपनी कॉपी निकालें, पूरा चैप्टर पढ़ें, फिर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे MCQ चाहे असर्शन। ठीक है, कल के टेस्ट में मिलते हैं।